हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो आज का हमारा टॉपिक है रीति और गुण। इससे पहले की कक्षा में हमने गुण और रस के विषय में विस्तार से चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम सीधे वहीं से आगे बढ़ते हुए रीति के संदर्भ में गुण की भूमिका को समझेंगे। ठीक, तो ये पूरा विषय जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हर बिंदु को ध्यान से समझना जरूरी है। यदि आपने हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो उन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके क्रम से सभी को देख सकते हैं। तो आइए बिना समय नष्ट किए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं कि रीति जो है, रीति में कौन सा गुण रहता है। ये रीतियां हैं, 3 रीति होती है: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। तो वैदर्भी रीति में सभी गुण का समावेश रहता है। गौड़ी रीति में ओज और कांति का गुण रहता है और पांचाली में माधुर्य और सौकुमार्य रहता है। ठीक, आगे लोकोत्तर चमत्कार वैचित्र सिद्धये। लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करने वाले काव्य तत्व को वक्रोक्ति कहते हैं। किसने कहा? तो ये कथन है आचार्य कुंतक का। ठीक, वाग वैदग्ध प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम। वक्रोक्ति से उत्पन्न चमत्कार के मुख्य होने पर भी रस ही उसका प्राण होता है। ये कथन किसका है? तो ये कहा है अग्नि पुराणकार ने। किसने कहा? अग्नि पुराणकार ने। इन्होंने ही कहा कि वाग वैदग्ध प्रधाने पे रस एवात्र जीवितम। इतने ध्यान रखेंगे, रस एवात्र जीवितम किसने कहा? अग्नि पुराणकार ने। आगे है न हि रसादृते कश्चिद अर्थः प्रवर्तते का सिद्धांत प्रतिष्ठित कर किस आचार्य ने रस को काव्य का मौलिक तत्व माना है? तो ये माना है आचार्य भरत मुनि ने। किस आचार्य ने रीति को मार्ग कहा? क्या कहा? रीति को मार्ग, और उसके 3 भेद किए: सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग एवं मध्यम मार्ग। किसने इसका वर्णन किया? तो आचार्य कुंतक ने। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा और उसके 3 भेद किए: सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। आगे है संप्रदाय है और उसके प्रमुख आचार्य हैं। तो संप्रदायवादी और प्रमुख आचार्य। रसवादी, रसवादी कौन कौन है? भरत मुनि, भोज, भट्टनायक, विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मित्र, सारदातने। ये सभी क्या है? ये रसवादी हैं। अब देखते हैं अलंकारवादी कौन कौन है। तो अलंकारवादी हैं भामह, दंडी, उद्भट, प्रतिहारेंदुराज, रुद्रट, जयदेव और अप्पय दीक्षित। ये सभी अलंकारवादी आचार्य हैं। रीतिवादी, रीतिवादी कौन है? तो रीतिवादी हैं वामन। ध्वनिवादी कौन है? आनंदवर्धन, रुय्यक, मम्मट, अभिनवगुप्त और जगन्नाथ। ये सभी ध्वनिवादी हैं: आनंदवर्धन, रुय्यक, मम्मट, अभिनवगुप्त और जगन्नाथ। वक्रोक्तिवादी आचार्य कौन है? तो वक्रोक्तिवादी हैं कुंतक। औचित्यवादी आचार्य कौन है? तो औचित्यवादी हैं आचार्य क्षेमेंद्र। आगे कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण किस आचार्य ने किया? कवि समय का व्यवस्थित निरूपण किस आचार्य ने किया? तो राजशेखर ने। अगला है कि व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने जाते हैं? तो 3 भेद माने जाते हैं। व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के 3 भेद: ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र। अगला है काव्य रूप इंद्रिय गम्यता के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन से? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के कितने प्रमुख भेद हैं? दृश्य काव्य जिसको रूपक कहा जाता है, कितने प्रमुख भेद हैं? तो इसके प्रमुख भेद हो जाएंगे 10।
नाटक, प्रकरण, भाण व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अंक, बीथी और प्रहसन। श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? तो श्रव्य काव्य के भी 3 भेद हैं। दृश्य काव्य के 10, श्रव्य काव्य के 3। कौन कौन से? गद्य, पद्य और चंपू। चंपू किसे कहते हैं? जो गद्य पद्य में काव्य होता है, गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होता है, उस काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। अब हम देखते हैं शब्द, अर्थ और शक्ति। वाचक, लक्षक, व्यंजक शब्द है। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ अर्थ है। और अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये शब्द शक्ति है। अगला है साक्षात संकेतिक अर्थ यानी मुख्य अर्थ के बोधक व्यापार को क्या कहते हैं? तो साक्षात संकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को हम क्या कहते हैं? अभिधा। अभिधा कहेंगे, अभिधा शब्द शक्ति। ठीक। किस शब्द शक्ति को प्रथमा या अग्रिमा शक्ति के नाम से अभिहित किया जाता है? तो प्रथमा या अग्रिमा शक्ति कहा गया है अभिधा शब्द शक्ति को। अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो 3 हैं, रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़। आगे है कि मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि या प्रयोग के कारण यदि उससे मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ की प्रतीति हो तो उस शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक। अब देखेंगे लक्षणा के भेद। लक्षणा के कितने भेद होते हैं? तो लक्षणा के 2 भेद होते हैं, रूढ़ि और प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद, गौड़ी और शुद्धा। प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद, गौड़ी, शुद्धा। और गौड़ी लक्षणा के 2 भेद होते हैं, सारोपा और साध्यवसाना। सारोपा, साध्यवसाना। फिर देखते हैं शुद्धा लक्षणा जो है उसके कितने भेद हैं? तो शुद्धा के भी 2 भेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। अब इन दोनों के भी 2 भेद हुए। उपादान के कितने भेद हैं? ये इसके भी 2 हैं, सारोपा उपादान लक्षणा और साध्यवसाना उपादान लक्षणा। लक्षण लक्षणा के भी 2 भेद हैं, सारोपा लक्षण लक्षणा और साध्यवसाना लक्षण लक्षणा। ठीक। अगला प्रश्न है कि जब रूढ़ि के आधार पर लक्षणा की जाए या मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाए तो कौन सी लक्षणा होगी? तो वहां हो जाएगी रूढ़ि लक्षणा। जब किसी अभिप्राय विशेष या प्रयोजन के आधार पर लक्षणा की जाए तो कौन सी लक्षणा होती है? तो प्रयोजनवती होती है। प्रश्न से ही समझ में आ गया। किसी अभिप्राय विशेष या प्रयोजन के आधार पर लक्षणा हो तो प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा के प्रमुख भेद कितने हैं? तो 2 हैं। कौन कौन से? रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? तो कुल पूछा जाए अगर कि कुल कितने भेद होते हैं तो कुल 12 भेद होते हैं। ठीक। प्रमुख में 2 ही हैं और कुल पूछा जाए तो 12 हो जाते हैं। किस लक्षणा को अभिधा पुच्छभूता कहते हैं? अभिधा पुच्छभूता किसे कहते हैं? तो कहते हैं रूढ़ि लक्षणा को। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया है? लक्षणा के 80 भेद किसने मान दिए? तो ये माना है विश्वनाथ ने। मम्मट ने लक्षणा के कितने भेद का उल्लेख किया है? तो इन्होंने 12 भेद किए हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि अभिधा तथा लक्षणा शक्तियां जब अपना अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो जाए तब जिस शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे व्यंजना। व्यंजना के प्रमुख भेद कितने हैं? तो व्यंजना के 2 प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से? शाब्दी और आर्थी। आगे है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियां किसकी हैं?
तो ये पंक्तियां हैं आचार्य देव की, जो रीतिकालीन कवि हैं देव। संस्कृत काव्यशास्त्र में शब्द शक्तियों का सर्वप्रथम एकत्र व्यवस्थित विशद तथा संग्रहात्मक निरूपण किस आचार्य ने किया? तो वो किया आचार्य मम्मट ने। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ? तो ये हुआ है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। ठीक, भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा की शुरुआत जो थी वो कहाँ से हुई? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में। आगे, कीरति भनित भूति भली सोई, सुरसर सम सब कह हित होई। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये कहा तुलसीदास जी ने। अगला है कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, किस कवि की पंक्ति है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन है रस संप्रदाय। अगला है छंदो मंजरी। छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो गंगादास है। फिर पूछा है कि किस काव्य को चित्र काव्य कहा गया? क्या कहा गया? चित्र काव्य। किसे? अधम काव्य को। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादि बोधन की शक्ति पूर्णतया नहीं आ सकती। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादि बोधन की शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आ सकती। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे है कि बंध के आधार पर, किसके? बंध के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को क्या कहते हैं? तो कहते हैं मुक्तक। पूर्वापर संबंध निर्वाह सापेक्ष रचना को क्या कहते हैं? प्रबंध। साहित्य शब्द किस सदी में प्रचलित हुआ? तो साहित्य शब्द 7वीं 8वीं सदी में प्रचलित हुआ। संस्कृत में साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो संस्कृत में साहित्य के लिए वाङ्मय शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे कि साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में? तो वाङ्मय का। अगला है कि रस का विरोध किस आचार्य ने किया? तो वो किया भामह ने। भारतीय काव्य शास्त्र में कितने काव्य हेतु माने गए हैं? तो 3 माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आगे है कि धर्म सॉरी धर्म यशस्य मायुष्यम हित बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति, कहकर किस आचार्य ने धर्म, यश और आयु का साधक, हितकारक, बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेश को नाटक काव्य का प्रयोजन माना? तो ये माना भरत मुनि ने। ठीक, नाट्यमेतद भविष्यत, यहीं से पहचान लेंगे कि नाट्य शास्त्र से है ये। नाट्यमेतद भविष्यत भरत मुनि। आगे, धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष वैक्षण्यम कलासु च, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं भामह की। अगला प्रश्न है कि गौड़ी, पांचाली एवं वैदर्भी, इन 3 रीतियों के अतिरिक्त मागधी और मैथिली नामक रीतियों का उल्लेख किसने किया? तो रीतियां 3 हैं, गौड़ी, पांचाली और वैदर्भी। अब इन 3 रीतियों के अलावा भी मागधी और मैथिली नामक इन 2 रीतियों का उल्लेख किसने कर दिया? तो ये किया
राजशेखर ने। किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्या है? प्रश्न बन सकता है, किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्या है? तो पांचाली रीति का। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है अभिधा लक्षणा व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति। ठीक, ये भी एक शब्द शक्ति है तात्पर्य। भामह जो हैं वे अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की, इसीलिए उन्हें अभाववादी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कविता को किसने मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है? तो वो कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा। किस तत्व को लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा गया? तो लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा गया रस को। प्रतिभा मात्र को ही काव्य का हेतु सर्वप्रथम किसने माना? तो केवल प्रतिभा मात्र को ही काव्य का हेतु माना हेमचंद ने। प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार का नाम किसने दिया? दंडी ने। दंडी ने प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार कहा। वाग वैदग्ध्य प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम, इसे तो हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी कि रस एवात्र जीवितम सूत्र है अग्नि पुराण का। गुणीभूत व्यंग्य के कितने भेद हैं? तो गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेद हैं। वाच्यता असह का दूसरा नाम क्या है? रसध्वनि है। भरत मुनि ने हास रस के कितने भेद माने हैं? तो इन्होंने 6 माने। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहकर रस को ध्वनि का एक भेद किस आचार्य ने माना? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहकर रस को ध्वनि का एक भेद किस आचार्य ने माना? आनंद वर्धन। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद कितने माने हैं? कितने भेद और कितने उपभेद माने हैं? जिन्होंने 6 भेद और 41 उपभेद माने हैं। हेतुर्न तु हेतवः, ये किसने कहा? तो ये मम्मट ने कहा। हेतुर्न तु हेतवः, आचार्य मम्मट। अगला है कि रमणीय अनुभूति उक्ति वैचित्र और छंद, इन तीनों का सामंजस्य रूप कविता है, किसने कहा? तो ये कहा नगेंद्र ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नगेंद्र का कथन है कि रमणीय अनुभूति उक्ति वैचित्र और छंद, इन तीनों का समन्वित रूप कविता है। ठीक, तो आज की कक्षा में हमने रीति और गुण के इस भाग को यहां तक समझा। ठीक, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इनसे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रम से ही इसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। अगर आप इसको क्रमवार पूरा क्रम से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे आपको अगली क्लासें आसानी से मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब अगली कक्षा आए तो आप इसे मिस ना कर पाए। ठीक, और जो लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट की, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आगे का भाग हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, भारतीय काव्य शास्त्र का ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।